बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कौमी असम्बली का धुआंधार सेशन, पासबान मिल गए काबा को सनम खाने से। माजी में मुशर्रफ की कसीदा गोई करने वाले दानियाल अजीज मियां नवाज शरीफ के बच्चों के दिफा में आखिरी हदें छूने लगे हैं। कैप्टन सफ्तर भी इन एक्शन आए, खवातीन को इकट्ठा किया और इमरान खान के खिलाफ नारे लगवा दिए। इमरान खान वज़ीर आज़म की आमद तक असम्बली में ना जाने के लिए बज़िद हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी ईवान ज़ीरी में इमरान खान का मुतबादिल हो सकते हैं? असम्बली में क्या दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले? आंखों देखा हाल हम रऊफ क्लासा साहब से जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि सानिया कोयटा कमीशन रिपोर्ट के हवाले से काजी फायज ईसा ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी का एक और मर्सिया लिख डाला। रिपोर्ट में तमाम हुकूमती इदारे बरहना कर दिए गए। चौधरी निसार जस्टिस फायज ईसा पर बरहम नजर आते हैं, जबकि जनरल अब्दुल कादिर बलोच फायज ईसा की तारीफें करने लगे। रिपोर्ट मंजर आम के आने के बाद चौधरी निसार मुस्ताफी होने की बजाय एक रिवायती सियासतदान बन बैठे। चौधरी निसार अपनी नाकामी का एतराफ करने की बजाय दूर की कौड़ी लाने पर आखिर मजबूर क्यों हैं? चक्री के राजपूत के लिए क्या ताकतवर ओहदा अपनी इज्जत से ज्यादा अहम निकला है? कमीशन की रिपोर्ट में छुपे मजीद अहम नकात क्या हैं, उन पर भी तफसीलन बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि एक और ईमानदार ऑफिसर करप्ट सियासी निजाम की भीड़ चढ़ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान आमद से 3 रोज पहले IG सिंध AD ख्वाजा को जबरी रुखसत पर रवाना कर दिया गया। AD ख्वाजा की जबरी रुखसत की असल वजह क्या है और आसिफ जरदारी की पाकिस्तान आमद जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट से आखिर क्यों मशरूत थी? तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली का जिक्र करेंगे। क्लासा साहब, क्रिटिकली तो बड़े सवाल आते हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन कुछ दिलचस्प मनाजिर हमने टीवी पे देखे, आपने आंखों से देखे, तो उनके हवाले से हमें कुछ बताएं। ये कोई दिलचस्प मनाजिर नहीं थे, आपने तो खैर इस्तेमाल कर लिया जुमला फिक्रा, फेयर इनफ। दिलचस्प नहीं थे, दिल दुखाने वाले ज़रूर थे। हालांकि आपको पता है, हम पार्लियामेंट की इस तरह की लड़ाई झगड़े पे, इस तरह के आर्गूमेंट्स पे आमिर और मैं उन वो कहते हैं उसमें ओल्ड स्कूल ऑफ उसमें जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं, जो पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े को पार्लियामेंट और जमहूरियत का हुस्न ही समझते हैं। लोग इसको वो जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डिस्कशन भी होती है, डिबेट्स भी होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सारे बंदे एक तरह सोचें। जी जी। दुख किस चीज़ का होता है कि जब डेली हम कौमी असम्बली से आते हैं, मतलब मैं आज वहाँ 3-4 घंटे मैंने गुजारे कौमी असम्बली में, सारा बैठ के सेशन देखा, सेनेट भी देखा, कौमी असम्बली भी देखी। दुख मुझे ये होता है कि इस वक्त रात के 10 बजे जब लोगों ने कोई आके हमारा प्रोग्राम देखने के बाद सोना होता है, दे नीड सम गुड न्यूज़ के ताकि रिलैक्स होकर सोएं। मेरे पास शेयर करने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। अभी हम ये प्रोग्राम की तैयारी ही कर रहे थे कि खबर चल गई है कि 5 रेगुलेटरी जो आपके इदारे हैं, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड के मजालम के खिलाफ हमारे जैसे जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और बिजनेसमैन कौन है जिनके खिलाफ प्रोटेक्ट करना है? हुक्मरान जमात में तो नवाज शरीफ साहब का खानदान कारोबार करता है, आसिफ जरदारी का खानदान कारोबार करता है, इमरान खान साहब के जो करीबी हैं जहांगीर तरीन साहब हूँ, अलीम खान हूँ, बला बला लंबी लिस्ट है। सारे लोग कारोबार करते हैं, कोई मिलों के मालिक हैं, तो कोई स्टील मिलों के हैं, तो कोई शुगर के हैं, तो कोई बला बला जो नेम एनीथिंग, कोई पावर प्लांट के मालिक हैं। तो हाँ, जिनके जुल्म सितम से, जिनके एक उसको उसके आप कह सकते कैपिटलिस्टिक जो उनका एक लुटने वाला सिस्टम है, उसके खिलाफ जिन्होंने रेजिस्ट करना है, ये इदारे थे। अब मुझे ये बताए, पेपरा जिसका काम है कि वो इन हुकूमती इदारों में होने वाली इरेगुलरिटीज हैं इनके खिलाफ रेजिस्ट करे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे चला गया है। ऐसे जो आपका नेपरा है जिसने यहाँ बिजली के रेट आके वो करने हैं, वो उन्होंने वाटर एंड पावर को दे दिया है, PTA चला गया है। ये खुद ही बिजनेसमैन है, खुद ही इन्होंने अपने नीचे सारे वो इदारे कर रहे हैं जिन इदारों ने इनको रेगुलेट करना था। इनकी तमाम की तमाम इरेगुलरिटीज, करप्शन, इनकी हाई हैंडेडनेस को रोकना था। इस पे हम आराम से बात करेंगे। लोगों को ये बताना है कि हजूर कि बिल्ली के दूध की रखवाली के लिए जो ना बिल्ले ही रख लिए, बिल्ले रख लिए। पीपल्स पार्टी को कुछ भी थे कहें यार, पीपल्स पार्टी कुछ केयर करती थी। उनके दौर में उन्होंने ये 5 लूटमार हो रही थी, लेकिन कम से कम इन चीजों से डरे हुए थे कि वो उन्होंने जाकर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, स्टैट्यूटरी लूटमार नहीं थे करते, वो नहीं करते थे, वो बड़े बड़े और काम करते थे जिसकी तरफ हम आएंगे। सो एक कोई अच्छी खबर हमारे पास सुनाने को नहीं होती कि ये इदारे, एक आम आदमी को समझ नहीं है कि मुझे दुख ये हो रहा है कि ये कितना बड़ा आज उन्होंने डाका मारा है, जुल्म किया है कि इदारे उठा के आपने वजारतों के जो वजीर हैं उनके नीचे कर दे, बंद कर दे, फिर इसके अथॉरिटीज खत्म। आज के बाद नेपरा सर आपकी क्लोज हो जानी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। पेपरा को बंद कर देना चाहिए, PTA को कर देना चाहिए, ओगरा
ये ओकरा, ये जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं इनको जो अरबों रुपए के फंड दे रहे हैं ना, आज के बाद एक और नोटिफिकेशन करें, इनको बंद करें। इस पे खैर हम बात आराम से तफसील से करेंगे। मैं जरा आता हूँ कौमी असम्बली पे जो प्रेस गैलरी से मैं थोड़ी सी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे लाडले हैं, लाडले का कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान साहब। चले अच्छा क्या मेंशन कर दिया। हाँ नहीं वहीं से शुरू करते हैं अपने लाडले से, जो हमारे पूरे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रह गया। अच्छा मजे की बात है, अभी ये मैं और आमिर जो है इस प्रोग्राम की तैयारी में जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बात थी कि बंदा किधर जाए। अब हमने उम्मीदें रखी थी जनाब मुशर्रफ के दौर में कि जनाब के सेवियर मसीहा आएगा। मसीहा का नाम क्या था? नवाज शरीफ था। 8 साल 9 साल जनाब मुशर्रफ के रूल के खिलाफ हमने रजिस्ट किया, इन्होंने अपनी नौकरी खोई। 2-2.5 साल मसरूफ जो हैं बेरोजगार रहे थे, जमहूरियत ला रहे थे। मेरे ऊपर बहुत सारी, मैं अपनी जाति उसमें नहीं जाना चाहता कि हमने क्या सफ़र किया, हमने किया। शहीन सबाई जैसे लोग मुल्क छोड़ गए और लोगों साहब ने जहाँ सफ़र किया। नवाज शरीफ मसीहा आ रहे थे, अब उनके खिलाफ और ऐसे बेनज़ीर भुट्टो साहब आ रही थी, हमने बड़ी यहाँ पे तगोदो की। इसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के उसमें जरदारी साहब के दौर में अल्लाह के फजल से हम में से कोई सहाफ़ी नहीं रहेगा जो उनके हक़ में 2 कलमे हक़ या कह ले और लोग कहें हाँ आपने उनके अच्छे काम की तारीफ़ किए और ठीक किया। अब एक बड़ा एक हमें मसीहा लगता था कि इमरान खान, बिल्कुल खान साहब आएंगे और पूरा मुल्क ठीक कर देंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी, बिल्कुल हनी मून हो जाएगा। इतना बड़ा सहनिया हुआ है, मतलब टोटली आज मैं वहाँ से डिसअपॉइंट होके आया हूँ कि इन लोगों के तिलों में, जैसे आमिर ने भी मुझे कहा, वहाँ के इनके तिलों में तेल नहीं है। पीटीआई के नलायक, कैपेसिटी के इश्यूज। इमरान खान से पूछें कि इस मुल्क में इतना बड़ा सहनिया हुआ है सर क्वेटा का, जिसमें आपके 70 पश्तून और बलोचों की वहाँ इलीट मारी गई है बलोचिस्तान में। इतनी बड़ी रिपोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने अपने ऊपर रिस्क लेके, अपने ऊपर उन्होंने अटैक लेके, जो नवाज लीग का वो है इनका करैक्टर है, अपने ऊपर अटैक लेके उन्होंने इतनी बड़ी खौफनाक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज की है। इस रिपोर्ट को टेकअप करना चाहिए था इमरान खान को, वहाँ खड़े होकर हुकूमतों की और इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए था। खान साहब गायब। खान साहब कहते थे इमरान खान, वो कहते नवाज शरीफ आएगा तो मैं आऊंगा। मैं आपके बच्चे की तरह ना, मैं पीटीआई के हमदर्दों को बता दूं, इमरान खान वजीर आजम बन भी गया ना, इसमें कैपेसिटी नहीं है टू लीड दिस कंट्री। अगर ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, ये अपनी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता, और इमरान खान पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता। हालांकि आज आना चाहिए था, और उन्हें सबसे ज्यादा बात यह है, वो दानियाल अजीज ने फिर ठीक किया इमरान खान पे, वहाँ मसूफ की तनख्वाह बंद कर दें। ये तनख्वाह का चेक लेते हैं, इमरान खान भी चेक लेता है, पीटीआई के भी लेते हैं। शाहमूद कुरैशी में कैपेसिटी नहीं है। एक ही तकरीर थी, 20वीं दफा फिर उसने दोहरा दी है, कोई नई बात नहीं उसके बाद। इमरान खान क्यों समझते हैं कि ये मेरा मुतबादिल हो सकते हैं? क्लास साहब आप खुद भी सोचना, पार्लियामेंट में कुरैशी साहब आके खड़े हो जाते हैं। इमरान खान साहब को जो उस पर मेरा ख्याल है, आमिर भी बात करेंगे, इमरान खान साहब को ये कई दफा लोग उन्हें समझाने की कोशिश की है, आपका पार्लियामेंट में जाना कितना जरूरी है, आपका पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठना कितना जरूरी। इमरान खान से पूछें, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है? ये जो आई है 110 पेजेस की रिपोर्ट, ये आपने पढ़ी है? इमरान खान पढ़ता है, इसका दिल दहल के रख जाता अपोजिशन लीडर के तौर पर। अगर दुनिया का कोई सिविलाइज्ड मुआशरा होता जहां जमहूरियत की बातें होती हैं, तो ये आप इस वक्त जो रिपोर्ट के वहां मिंदराज आए हैं उन पे बात कर रहे होते। वहां पे बैठ के आप कोई ना कोई उस पर बात। इमरान खान गायब हैं, नवाज शरीफ गायब हैं। यार ये कैसी आपने जमहूरियत में बता रहे हैं? इतनी बड़ी रिपोर्ट के बाद तो आपको तमाम जो बिजनेस है हाउस का उसको सस्पेंड करके आपको तो ये क्वेटा की पार्लियामानी ने सारी उस रिपोर्ट पे बात करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा मुझे उसमें दुख क्या हो रहा था, जो पश्तूनों की ये इलीट मारी गई है ना सर वहां पे। बिल्कुल आमिर, ये क्वेटा में पश्तून इलीट मारी गई, जो पढ़ी लिखी थी, जो बेचारे बलोच और पश्तून, उनके जो सुर्खेल हैं सर, महमूद खान चकजई चुप करके कोने में बैठे रहे हैं, और ये सब कुछ जो एक दूसरे को गालियां दी गई हैं वहां पे। हम अगर चोर चोर कहें तो हमारे ऊपर तो सजाएं हैं। उस दिन हमें बुलाया कि आपको, मुझे, हम खुद गए, खैर वहां पे कमेटी में हमारे मालिकों को बुलाया गया था, इंफॉर्मेशन कमेटी में। हमारे ऊपर चढ़ाई हो रही थी कि जनाब आप जो टीवी पे एंकर बैठते हैं, आप हमें बदनाम करते हैं, आप हमारी इज्जत नहीं करते। जो हमें कह रहे थे ना उस दिन कि आप हमारी इज्जत नहीं करते, आज वो सारे नारे सुन रहे थे, जो चोर चोर के नारे एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे थे। उस महमूद खान चकजई साहब जो पश्तूनों के न सुर्खेल हैं, आपके पश्तून, चलो छोड़ दें, आपके पश्तून बच्चे मारे गए। आज महमूद खान चकजई को भी जरूरत नहीं हुई कि वो खड़े होकर कहता कि यार कोई थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ वाली बात करता, कि थोड़ी सी कोई हया, कोई शर्म, कोई ग्रेस, इस रिपोर्ट को टेकअप करो, इस रिपोर्ट पे बात करो। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस कैसे तबाह हो गए, मतलब बर्बाद हो गए। और मैं लास्टली बात करूंगा, वैसे बड़ी लंबी बात हो सकती है इस पे, आमिर से व्यू लें इस पे, कि मुझे हैरानी ये हुई है कि आप इनकी पॉलिटिकली इनकी बैंकरप्सी देखें, दिवालियापन देखें नवाज लीग का, कि ख्वाजा से बैठे हैं,
चौधरी निसार अली खान साहब बैठे हैं, साद रफीक बैठे हुए हैं, उसके बाद इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं और दीगर बड़े लोग बैठे हैं। हम इनसे एग्री करें ना करें, लेकिन इन लोगों ने अपनी लॉयल्टी इस पार्टी के साथ रखी है, जनाब मुशर्रफ दौर में खड़े रहे हैं। बिल्कुल। इन सब की मौजूदगी में नवाज शरीफ को जरूरत किसकी पेश आ रही है? दानियाल अजीज की, कि वो दिफा करे, और ये ख्वाजा आसिफ उनको दाद दे रहे हैं, उनको चिटें दे रहे हैं, उनको चिटें भेजी जा रही हैं, ये भी कहो, ये भी कहो, वो भी। ये दिन भी देखना था। और सबसे बड़ा जो मैंने आज दिन देखा है आमिर, आपने भी पार्लियामेंटी पॉलिटिक्स को ब्रेक से वापस रिपोर्ट किया, बात कर लें इस पे। चले मैं एक उस पे एक जो बड़ा दिन देखा है अवैस लगारी साहब, जो फरूक लगारी के साहबजादे, सही वो ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब क्यों नहीं आ रहे आखिर पार्लियामेंट में, आमिर साहब से भी इसका व्यू लेंगे। लेकिन क्लासा साहब जो कह रहे हैं आज एक बड़ा दिन देखा, उस बड़े दिन में ऐसी क्या बड़ी बात थी, आपके साथ भी शेयर करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पार्लियामेंट से मुताल्लिक बात हो रही है, क्लासेस साहब आमिर साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन आप बड़ा दिन कह रहे थे आज के दिन को, किस वजह? मैं दो चीज़ों से, मेरी खैर मैं दानियाल अजीज़ की ना, मैं मादरत के साथ, मैं इसको बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझता हूँ और मैं बड़ी इसकी बहुत सारी चीज़ों को इज़्ज़त भी करता रहा हूँ मैं। लेकिन दुख होता है कि जब आपकी इंटेलिजेंस जो है ना, इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने के बजाय इस मुल्क के अवाम के लिए, पब्लिक के लिए एक करप्ट उस इलीट का दिफा करने के काम है ना, उस इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चौधरी निसार अली खान साहब की उसकी इंटेलिजेंस का या सो कॉल्ड इंटेग्रिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मैं समझता हूँ दानियाल का, दानियाल की मैं क्यों इज़्ज़त करता था मैं, कि दानियाल ने लोकल बॉडीज़ के लिए डेवोल्यूशन के लिए बड़ा काम किया हुआ है। और इनको ज्वाइन करने से पहले ये आमिर मतीन साहब का बिल्कुल उनके साथ बड़ा ज़ाती तल्लुक़ है, तो उसमें दानियाल ने जितनी अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू की हुई है पाकिस्तान के सिस्टम पे, ब्यूरोक्रेसी पे, बड़ा बड़ा लंबी चीज़ें हैं, मेहनत की है उसने, और उस तरह चीज़ें नहीं हुई। फिर जब आप देखते हैं कि दानियाल ने सारी एफर्ट्स जो हैं, मतलब मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा था, हमने नहीं चलाया उसमें, कि जो तकरीर आज वहाँ पे दानियाल ने की है उसमें से टोटे निकाले जाते हैं। और जो हामिद मीर के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब के साथ बैठ के इन्होंने रेवंड के बारे में गुफ्तगू की थी, आज उसको भी डिफेंड कर रहे थे कि आपके रेवंड के उस दौर के कहते हैं, आज बहुत सारे स्कैंडल जो हम भूल गए थे कि नवाज शरीफ पे क्या क्या स्कैंडल थे, एक लंबी तवील लिस्ट उन्हें गिनों के फलां फलां स्कैंडल थे, किधर हुए, कहाँ गए, क्या बना उनका, खत्म हो गए ना सारे। वो हमारी उन्होंने मेमोरी फ्रेश कराई है वैसे, कि ये लोग भी आप भूले हुए थे। जिस रेवंड के बारे में उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने उस पर हाउस ऑफ शरीफ पे तनकीद की थी, आज 2000 से ऑन वर्ड वो डिफेंड कर रहे थे सारी चीज़ों को। ज़हीन आदमी की, मेरी सिंपल सी सबमिशन है, ज़हीन आदमी की, जिसने को अल्लाह ने जहानत दी हो, इंटेलिजेंस दी हो, शख्सियत दी हो, एक्सपोजर दिया हो, उसकी इंटेलिजेंस एक करप्ट एलीट के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो जर्नलिस्ट बैठे हों, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट बैठा हो, वो पॉलिटिशियन बैठा हो, आपकी जहानत अमानत होती है आपके मुल्क की, आपकी सोसाइटी की, आपके लोगों की, उनके लिए आप इस्तेमाल करें। और दानियाल को आज देख के 2 घंटे एक करप्ट एलीट का दिफा करते हुए एक दुख ज़रूर होता है। अगर शिकायत नहीं हो सकती कि तकरीबन सारे के सारे दोनों क्रॉसदा, इधर अपोजिशन को भी देख लें, वो भी अपनी करप्ट एलीट का दिफा कर रहे हैं, उधर ट्रेजरी भी वहाँ पे वही कर रही है। लास्टली मैं उसका बता दूँ, इसका अवैस लगारी साहब का, मतलब एक हैरानी होती है कि इलाके के सरदार हैं, नवाब हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं। जब दानियाल ने अब तकरीर ख़त्म की है उन नवाज शरीफ साहब का और फैमिली का, बच्चों का दिफा करके, वो उठे, अवैस लगारी उठे हैं, जाकर उन्होंने दाद दी है। ये अवैस लगारी साहब किसी दिन वो शायद हामिद से मिल रहे हैं, गवर्नर साहब गवर्नर थे शायद हामिद, उनसे पूछें कि जब आपके अब्बा हजूर बहुत बड़े तुमनदार सरदार फरूक खान लगारी को उन्होंने छुट्टी कराई गई थी यहाँ से, इस कौमी इस सदारत से, वो किन हालात में और किस तरह कराई गई थी, और किस तरह यही नवाज शरीफ साहब थे वहाँ पे जरी फार्म जो था चोटी जेरी पे, ये पूरा काफिला लेके गए थे कि फरूक लगारी साहब ने फार्म हाउस बेच के करप्शन की है। आज उन्हीं का साहबजादा है जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब वो पूरे का पूरा वो वहाँ पे जिरगा लेके गए थे, काफिले लेके गए थे, उन्हीं का बेटा उठ के दानियाल अजीज को दाद रहा था कि वाह मेरे चंदा, वाह मेरे भाई, क्या आपने नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान को आपने यहाँ क्लीन चिट दी है। तो बस वही है ना, जहाँ तक आप दानियाल अजीज साहब की बात करें, क्लासेस साहब, पार्टी से वफादारी भी किसी चीज़ का नाम होता है। पार्लियामेंट में आज हुआ, आमिर साहब आप उसके बारे में? मैं पहले तो सिर्फ इमरान साहब का हम ये कहते रहते हैं कि उनका इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि अपोजिशन है और हमें अपोजिशन की ज़रूरत होती है, पर उनको जब तक वो पार्लियामान में नहीं आएंगे उनको लीड करने की ज़रूरत है। पहले पैनामा केस है, उसको आपने वो डाई डाउन कर जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहे तो पार्लियामान में आना है। दूसरा,
ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये इससे बड़ी, वो मैं इंडाइटमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा था और लोग मुझे समझा रहे थे कि आम आदमी को नहीं समझ आता, ये FIR है, ये चार्जशीट है। इससे खौफनाक इस हुकूमत के ऊपर चार्जशीट नहीं हो सकती। ये असल में अक्कासी करती है जो भी इस हुकूमत की खराबियाँ हैं ना, इस रिपोर्ट में सामने आ गई हैं कि ये इनकी जिस तरह बिजली का 4 साल गुजर गया, अभी भी 4 से 6 घंटे चल रहे हैं। और मुझे श्योर नहीं हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 2018 में ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त भी 8000 मेगावाट की कमी थी, अभी भी 8000 मेगावाट की कमी है, क्योंकि जो डिमांड बढ़ रही है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। उस तरह ही लॉ एंड ऑर्डर पे, गवर्नेंस पे जो इनके बुरे हालात हैं, इस रिपोर्ट में सब कुछ यहाँ हो गया, अक्कासी करती है। अब उस पर मैं क्या कहूँ कि 9/11 जो है वो हुआ था, 2-2.5 हज़ार बंदा मर गया था। उसके बाद पूरा अमेरिका तब्दील हो गया, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बना ली, उन्होंने अपना सारा सिस्टम गंगाल के ठीक कर लिया कि इसको ठीक कैसे करना है। ना सिर्फ अमेरिका तब्दील हो गया, उन्होंने पूरी दुनिया तब्दील कर दी। और यहाँ पे 50,000 बंदा मर चुका है। और ये रिपोर्ट पढ़ के लगता है कि वो जो बेचारे, वो जो फैज साहब का है कि वो जो तारीख राव में मारे गए, वो बेचारे जो मर गए उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनके कोई नहीं है। और आइंदा भी इसके बाद लगता है कि हम महफूज हाथों में नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में जो जा रहे हैं, जो दफ्तरों में जा रहे हैं, आम आदमी महफूज नहीं है, क्योंकि जूं भी नहीं रिंगी, कुछ भी नहीं हुआ और आगे से हालात अबतर हैं। और ये इसको ये ना समझें कि ये एक निसार साहब किया है, कोई इसको पॉजिटिवली ले, खौफनाक किस्म का उसके अंदर लग रहा है कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर 17,503 दहशतगर्दी के धमाके हो चुके हैं 16 साल में। 17,000 धमाके, 503, और उसके बावजूद कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं निसार साहब के सिर्फ ये है कि उनका बयान कल पार्लियामान में मैं सुनना चाहूँगा, जो मीडिया में उन्होंने दिया ना, वो एक इतना बचगाना किस्म का, और मैं क्या कहूँ कि हंसने वाले को दिल कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, झूठ, उसमें जो झूठ उन्होंने बोले, मैं झूठ का लफ्ज कह रहा हूँ क्योंकि वो बड़े प्राउड राजपूत हैं और बड़ा कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये मैं उनके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जो झूठ उन्होंने बोले, जो कि बड़े क्लियरली बचगाना झूठ है कि जी मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, कैसे वन साइडेड रिपोर्ट है। ओ भाई, इतनी बड़ी वो आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, उसके अंदर 50 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री का पूरा वर्जन, वजीर दाखिला का और वजारत दाखिला के तहरीरी कोट्स हैं कि जी इस पे इन्होंने ये कहा, इस पे ये कहा, इस पे ये कहा, बिल्कुल है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो उनसे पूछा गया कि जनाब ये कलअदम जो तंजीमें हैं इनकी तो इजाज़त हो ही नहीं सकती, उनके जो लोग हैं वो 4th शेड्यूल में हैं, वो दंदनाते फिरते हैं। उनका ये मेरा काम नहीं है, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं कर रही तो उसके ऊपर इस्लामाबाद में तो खास तौर पे आप बैठे हुए हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ें अगर आपने वो कर दिया। दूसरा, उस रिपोर्ट में जो खौफनाक है कि ये कलअदम तंजीमें वो खुद इकरार करती हैं, जिस तरह लश्कर जंगवी जो थी वो खुद मानती थी कोयटा में कि हमने इतने हजारा मारे, जमाते एरार कर उनका, बरतानिया ने उनको जो है कलअदम करार दे दिया, हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में वाक़यात पे, और हमने नहीं किया। और एक धमाका हो जाता है, नहीं करते, उसके बाद गवर्नमेंटें लिख के भेजती हैं, फिर नहीं करते, और घूम फिर के जब वो उसके अंदर तफ्तीश है कि जी क्यों नहीं करते, वो कहते हैं जी ये हमारा काम नहीं है, हमने ISI को लिख दिया। ISI कहती है हमारे से आया पूछ भी लें पर हमारे बगैर करें, हमको रोकते हैं। वो कह रहे हैं नेक्टा का काम है। वो लगता है कि बच्चों का मैरी गो राउंड जा रहा है कि वो कोई कह रहा है नेक्टा का काम है, कोई कुछ के, घूम फिर के इस रिपोर्ट ने साबित किया है कि बक स्टॉप्स एट द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्टर हिमसेल्फ, के सबसे ज़्यादा आखिर में जिम्मेदारी वो चौधरी निसार साहब की है। और ये उनसे काम, उनका 30 साल का 35 साल का सियासी करियर है, इंटीरियर में आके तबाह हो गया और टोटली एक्सपोज हो गए हैं। बचे हुए थे, पेट्रोलियम में छुपा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था। अपोजिशन भी बड़ा अच्छा था, मस्त से कि उनका बड़ा ज़बरदस्त था, इंटेग्रिटी रही, उसमें कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। मगर यहाँ आके जो है ना, और वो अभी भी डिफेंड किए जा रहे हैं कि जी मैंने 20,000 वो जो है ऑपरेशन कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें वो नज़र नहीं आ रहे जो आपने काम किए, नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड जो किए नहीं नजर आ, सारा पाकिस्तान कह रहा है, वो कह रहे नहीं है। ब्रेक ले लें, मैं उनके कुछ और जो उन्होंने गलत बयानी दी। ठीक है,
बिल्कुल, ये गलत बयानी और जो झूठ के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जब वापस आएंगे तो और भी मजीद गलत बयानी और झूठ जानने की कोशिश करेंगे जो चौधरी साहब की जानिब से बोले गए। एक ये भी देखा कि चौधरी साहब कहते हैं कि मैं हर फोरम पे अपना दिफा करूंगा। क्या वो अपने मनसब का दिफा कर रहे हैं या फिर अपनी जात का दिफा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, मजीद कौन सी ऐसी गलत बयानियां चौधरी साहब की जानिब से की गई जो आप बताएंगे? बात यह है कि जस्टिस फायज ईजा ने जो ये रिपोर्ट लिखती है, ये पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, ये किताबें पढ़ानी चाहिए। इसमें उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की इंतज़ामी और हमारे ढांचे में खराबी हैं, सबकी निशानदेही कर दी है। सिर्फ इसको कोई गौर से पढ़ ले तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि सच अ ब्यूटिफुली वेल इन्वेस्टिगेटेड, वेल रेफरेंस, कोई जुमला ऐसा नहीं है कि जिसका सियाको सबाक ना हो, रेफरेंस ना हो या उसे क्वालिफाई ना किया हो। इतनी खूबसूरत रिपोर्ट है। प्रॉब्लम यह है कि जज बेचारे जवाब नहीं दे सकते, वो जज हैं। तो इसलिए चौधरी साहब को एहतियात करनी चाहिए जब ये अटैक उनके ऊपर कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। मैं इसलिए खास तौर पे उनके उस अटैक का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जज बेचारे अपनी रिपोर्ट से बोलती हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट से बोल दिया है। इनका ये फॉर एग्जाम्पल कहना कि उनकी रिपोर्ट के अंदर निशानदेही उन्होंने किया है कि जनाब 4th शेड्यूल में जिस तरह उन्होंने नाम लिया है मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का कि वो मीटिंग में इनके साथ पाए गए और ये तस्वीर छपी, मीडिया में छपी। और उनका कहना था चौधरी निसार साहब का कि वो दिफाए पाकिस्तान की काउंसिल में मीटिंग में आ गए थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दिफाए पाकिस्तान का उसका हिस्सा है। भाई ये तो उससे बड़ी नालायकी आपने साबित की है। अगर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को ये नहीं पता कि जनाब ये कौन कौन से लीडर जो हैं किस किस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो ये तो और बड़ी नालायकी है चौधरी निसार साहब की। दूसरा उन्होंने कहा, ओहो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने मीडिया में अखबार में पढ़ी और जो है ये मुझे पता ही नहीं था, ये मीडिया के थ्रू लीक हुई। जनाब आप वो आदमी हैं, पाकिस्तान के वाहिद इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो आजकल के दौर में भी प्राउडली कहते हैं मैं तो मोबाइल नहीं रखता, पाकिस्तान में क़यामत आ जाए। उस सिकंदर के वाक़े में याद है, लोग ढूंढते ही रहते हैं कि चौधरी निसार साहब एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो मोबाइल नहीं फूट रहे, और वो बड़े प्राउड है इस चीज़ पे। उसी तरह ही भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पे डाली थी जहां से सबसे पहले शायद हमने इस पे प्रोग्राम किया था, हमने भी वहीं से उठाई, मीडिया ने भी वहीं से उठाई, सबने वहीं से उठाई और पढ़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता चलता इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि एक चीज़ वेबसाइट पे पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो हमारा या उनका तो किसी का कसूर तो नहीं है ना, ये तो आपकी निशानदेही है। बात ये, और उन्होंने सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा, इनको नहीं टारगेट किया गया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जिस चीज़ की भी गलती है उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा कि वो बिल्कुल नालायक लोग हैं, नेपोटिज्म है, करबा परवरी है। उन्होंने बलूचिस्तान के आईजी को नहीं छोड़ा कि आईजी को बुनियादी तफ्तीश भी नहीं आती, आईजी बिल्कुल नालायक आदमी है। ये उनके अंदर मोरलेस यही अल्फाज है कि उसको बुनियादी तफ्तीश एक SHO वाली भी नहीं आईजी को आती। ये चीज़ें हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट की कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट करा के इश्तिहार से वाकई मुलजिम पकड़वाया। ये मुझे नहीं था पता, ये मुझे रिपोर्ट से पता चला कि इन्होंने पकड़वाया, वरना तो पकड़ा ही ना जा सकता। बाकी उन्होंने रिलीजियस मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा कि जनाब इनको पता ही नहीं है मदरसे कितने हैं। वो जो उनकी वफाकी मदारस की जो तंजीमें हैं वो कह रही हैं 26,000 हैं, ये कह रहे हैं 12,000 है, कुछ 14, फिगर ही एग्जिस्ट नहीं करते कि कितने रजिस्टर्ड हैं कितने नहीं है। तो बात ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आपकी और मेरी जान से रिलेटेड हैं। हमें इसके बाद से अगर ये पढ़ के ये स्टेट ऑफ द अफेयर्स है, ये हालात हैं, तो आम आदमी सो नहीं सकता कि उसके बच्चे महफूज नहीं है, उसका खानदान महफूज नहीं है, उसका मोहल्ला। और अगर 50,000 बंदे मरवा के भी हमें कुछ नहीं हम कर सकेंगे तो ये बड़ी ज्यादती है। और अपोजिशन अगर इसको नहीं टेकअप करती और गवर्नमेंट इसको अगर सिर्फ ये समझे कि ये निसार साहब को करने के लिए बड़ी ज्यादती है, मेरा ख्याल अगर वो रिजाइन नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर शुड सैक हिम। बिल्कुल सही, आपने बात की, आपने उनकी मिनिस्ट्री बदल दें यार। दहशतगर्दी की जद में आके इतनी जानें कीमती गई हैं। क्लासा साहब, आपसे ही जानना चाहूंगी, हम हमेशा कहते हैं हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, चले दुनिया को तो तस्लीम करना ना करना एक तरफ छोड़ दें, जब मुल्क का जुडिशल इदारा उस कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है कि दानिस्ता तौर पर हम खुद जो मुलविस हैं तंजीम दहशतगर्दी में उनसे चश्म पोशी इख्तियार कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह जाता है? मेरा एक इस पर थोड़ा हट के कॉमेंट है, शायद पसंद ना आए बहुत सारे लोगों को। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, ये जो आमिर साहब ने भी इसको पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है जी, इस मुल्क से आप सारे इदारे ख़त्म कर दें, हुकूमत भी ना हो,
पार्लियामेंट कुछ भी ना हो, ना पुलिस हो आपकी, ना आपकी सीक्रेट एजेंसी हो, ना सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, ना आपके इदारे हों, ना पॉलिटिशियन हो, नेक्टा हो, बला जो आमिर साहब ने 10 के, ये मुल्क इसके बावजूद भी चल सकते हैं सर। तो लीड कौन करेगा? कोई ना करे। यही तो मैं यही कह रहा हूँ, रिपोर्ट पढ़ लें, ये मैं नहीं कह रहा। इस रिपोर्ट में जिस तरह की सिविल मिलिट्री एजेंसीज, आपके गवर्नमेंट के इदारे, आपकी पॉलिटिकल एलीट, आपके डीएस, आपका एमएस, हॉस्पिटल, छोड़ दें आप इनको बड़ी चीज़ों को, इतनी चीज़ें ब्रेक डाउन हो चुकी हैं। मैं इस पे ये कोई बात कहने को तैयार हूँ। इन इदारों को ख़त्म कर दें, आप वजारत दाखिला ख़त्म कर दें, नेक्टा कर दें, एजेंसियाँ ख़त्म कर दें, ये हॉस्पिटलों में जो कुछ वहाँ पे हुआ है, जो सामने चीज़ें आई हैं, इनको ख़त्म कर देना। ये मुल्क वैसे ही चलता रहेगा। इनके होने ना होने से इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मरते रहेंगे। मुझे अब इस रिपोर्ट को पढ़ने का कोई शक नहीं है। ये जो 60,000 बंदा मरा है ना दहशतगर्दी में, ये आपको दहशतगर्दों का, आप उनको अपनी साइड पे रख लें एक तरफ, इनकी नलायकी और नहलियों से मरा है सारा। जो आमिर बात कह रहा है कि यहाँ पे जुडिशल कमीशन ने बैठ के फ्रांचेक करवाए हैं, अंदाज़ा करें ये फ्रांचेक रिपोर्ट्स हैं जो पंजाब में है, बलूचिस्तान में फ्रांचेक आपकी लैब भी नहीं है, पंजाब से लोग जाते रहे हैं। ये ज़रा अंदाज़ा फरमाएं। ये 14 साल 15 साल से मुल्क टेररिज्म का शिकार है। बलूचिस्तान जहाँ पे 6,000 से ज़्यादा, वहाँ पे 17,000 तो पूरे मुल्क में हुए हैं, 6,000 से ज़्यादा अटैक, दहशतगर्दी के हमले जो हैं बलूचिस्तान में हुए। वहाँ फ्रांचेक लैब नहीं है, पंजाब से इंस्पेक्टर जाते हैं, उनको बताते हैं कैसे करने। ये फ्रांचेक टेस्ट उन्होंने करवाए, उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दिलवाए। काजी फैज ईसा ने उन्हीं के कहने पे पैसे इन्होंने रखे इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्हीं के कहने पे लोगों ने आके इनको इन्फॉर्मेशन दी। ये कमीशन के ही उस दबाव पे परसू करने पे इन्होंने बंदे पकड़े, उन्होंने जाके घरों तक गए, वहां से डीएनए इकट्ठे किया। ये कमीशन कराता रहा है, जो का काम था। मैं ये बता रहा हूं कि आप मुझे बताएं, जब ये कमीशन काजी फैज ईसा ने सारे काम कराने थे, बंदे भी उन्होंने पकड़वाने थे, फ्रांचेक भी उन्होंने करवाना था, बंदे भी उन्होंने आके आइडेंटिफाई करवाने थे, उन्होंने इनामी रकमें रखनी थी, सभी उन्होंने। फिर मुझे बताएं, आपने यहाँ अपनी खुफिया एजेंसी किस काम के लिए रखी हुई है, पुलिस किस काम के लिए रखी हुई है, आपने यहाँ वजारतें किस काम के लिए रखे हुए हैं, इनके अरबों खरबों पर ऑडिटेड अनऑडिटेड बजट किसके लिए रखे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस मुल्क से तमाम इदारे आप ख़त्म भी कर देना, इनके होने ना होने से आपकी गवर्नेंस पे, आपकी कत्लो गारत पे, आपकी दहशतगर्दी पे टक्के का असर भी नहीं पड़ा। जितने अगर दहशतगर्दी में, जो मेरा अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक थोड़ा सा बिलीफ आया है, जितनी दहशतगर्दी कम हुई है ना, ये रियासती इदारों की वजह से नहीं हुई। अपने उनके रिसोर्सेज कम होते गए हैं दहशतगर्दों के, तो वो रिट्रीट होते गए हैं। जब तक उनके पास रिसोर्सेज से डट के उन्होंने हमारी रियासती एजेंसियों को, हमारे रियासती इदारों को, उनको टफ टाइम भी दिया है। उन्होंने मर्जी से हैं, जहाँ जी चाहे ब्लास्ट किए हैं, बंदे मारे हैं। अगर आपने इस मुल्क के सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नलायकियां पढ़नी है ना, तो ये पढ़ लें, इस रिपोर्ट को पढ़ लें। उसके बाद भी आप कहते हैं जी गवर्नेंस हमारी ठीक है, हमने चीज़ें ठीक कर दी हैं, बहुत दहशतगर्दी कम हो गई है। इट्स ए शॉकिंग। और मैं लास्ट बात करूं, आमिर तो कह रहे हैं ना कि उसको चौधरी निसार को उनको सैक कर देना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब इस खुद रिपोर्ट को पढ़े ना, और नवाज शरीफ के दिल में आई होप है थोड़ी सी भी कंसर्न है इस मुल्क के लोगों के लिए। नवाज शरीफ साहब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उन बच्चों का ही सोच छोड़ दें सर उनको। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब इस रिपोर्ट को खुद पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ के अकेले में, अगर खुद ना इस्तीफा दे दें कि मेरी हुकूमत इतनी नालायक थी, मेरे वजीर इतने नालायक थे, मेरे अंडर जो यहाँ एजेंसियां काम करती हैं और मेरे अंडर जितना यहाँ फेडरेशन है वो इतनी नालायक है, इसके बाद मेरा ख्याल है चौधरी निसार का इस्तीफा छोटी चीज़ है। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि मैं इतनी करप्ट इनकम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल हो, सिविल मिलिट्री हो, उनको मैं हेड कर रहा हूँ, मैं उनको चला रहा हूँ। और इमरान खान साहब को दाद दें, इस मुल्क का जो फ्यूचर का अपने को कहते हैं, इमरान खान ने जो रिपोर्ट नहीं पढ़ी सर, मैं शर्तिया कह सकता हूँ पढ़ी भी तो टेकअप नहीं की, हमें क्या पढ़ी? अगर इमरान ने पढ़ी है तो टेकअप नहीं की तो हमें कोई गर्ज नहीं। सर मैं बताऊं, इमरान ने पढ़ी होती ना, ये किसी भी दर्द दिल के दहला देने के लिए काफी रिपोर्ट है। इमरान ने पढ़ी होती ना रिपोर्ट, आज कौमी असम्बली में खड़ा होता और बकौल दानियाल अजीज के वो जहांगीर तरीन के जहाज पर चढ़ के सैर सपाटे ना कर रहा होता। इमरान खान शुड हैव बीन इन द पार्लियामेंट। और महमूद अचकज़ई, उनको भी बोलना चाहिए। अचकज़ई साहब पे भी मुझे आज, खैर उनसे उम्मीदें पहले की हमारी खत्म हो चुकी हैं। आज दुख हुआ है कि आपकी पश्तूनों की, बलोचों की लीड मारी गई ना, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है ना उस रिपोर्ट पे आज आपने वहां से खड़े होकर। बिल्कुल क्लास, अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी, जिस तरह से आपने बात की, वाकई ऐसे किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में अगर इस किस्म की रिपोर्ट आती, वज़ीर दाखिला दूर की बात है, वो हुकूमत खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाती। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस रिपोर्ट से मुताल्लिक़ तो बात करेंगे। इसके साथ साथ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी 3 दिन के बाद वतन वापस लौट रहे हैं, और दूसरी जानिब हमने देखा कि AD ख्वाजा, उनको भी जबरी रुख्सत पर भेजने की वजह क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 3 दिन के बाद आमिर साहब वतन वापस आ रहे हैं, मगर आज हमने देखा कि एक ईमानदार अफसर एडी ख्वाजा साहब को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। इसके पीछे कोई वजह हो सकती है? एडी ख्वाजा साहब की ज़्यादा रिपोर्ट जो है ना वो क्लासा साहब को है, ये ज़्यादा इन चीज़ों पे नजर रखते हैं। मैं ज़रा आसिफ जरदारी पार्ट ऑफ इट पे फोकस करूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे बेचारे ये जो रात को 60 टॉक शोज़ होने होते हैं, उनको टॉपिक नहीं मिल रहा होता, तो वो एक शुरू कर देता है, वो सारे उस तरफ लगते हैं। मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, या तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा होता पाकिस्तान की सियासत में, या कोई पीपल्स पार्टी के कोई वर्किंग आगे से बेहतर होती, या सिंध गवर्नमेंट की पहले भी वहाँ से बैठ के वो एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, पहले से भी जो खराबियाँ हैं वो ऐसे ही रहेंगी। बल्कि हाँ, यहाँ से आके ये अगर कोई मुल्क के लिए या सूबे के लिए शहर के लिए तो कराची के अच्छा नहीं होगा, मगर हाँ खराबियाँ हो सकती है कि वहाँ से अगर 4 अहकाम आते तो यहाँ आज 18 करेंगे, और पीपल्स पार्टी वो क्लोजली देख के वो अपने आज ही उसकी एक मिसाल आ गई ना, ये एडी ख्वाजा का जो बैकग्राउंड है कि पता चल रहा है घूम फिर के ये चीनी का मसला निकला है, वो खासा बताएंगे। बाकी सबसे बुरी मैं समझता हूँ बिलावल के लिए, बेचारे के लिए है कि उसके दरमियान में जो ब्रीदिंग स्पेस मिली थी और लग रहा था कि वो ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि अब वो चलाया करेंगे पार्टी को, कि एक बच्चे को ये पार्टी देना नहीं। अब वो जाहिर है फिर सारे, अब जाहिर है बड़े साहब के पास जाएंगे ना, छोटे साहब को कौन पूछेगा। तो वो जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था, कुछ लोगों को, आम बेचारे वर्कर को ये उम्मीद आ रही थी कि बिलावल साहब का चेहरा दिखा के हम शायद अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे, तो उनके चेहरे आसिफ जरदारी साहब का वो जो पीछे चेहरा था वही आगे वाला चेहरा आ रहा है। बाकी मैं ज़रूर कर दूँ, कई दफ़ा पीपल्स पार्टी के हमारे कुछ दोस्त शिकायत करते हैं, हम पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे हम वो लोग रहे हैं जिन्होंने वो कुर्बानियाँ देखी हैं। अब मैं अगर नवीद का खुद जो है, मैं क्लास फेलो रहा हूँ, हमारे वो मेरे क्लास फेलोज जेलों में जाते रहे हैं, फांसियाँ लगते रहे हैं, कोड़े खाते रहे हैं, मेरे कुलीग जो हैं वो हमने देखा हुआ है। तो हम पीपल्स पार्टी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे उसकी, ये आसिफ जरदारी की पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है। इसको मोहतरमा के होते हुए भी खराबियाँ शुरू हो गई हुई थी, और उसका सेहरा भी आसिफ जरदारी साहब को जाता है। जब ये उनकी ज़िंदगी में आए थे तो इन्होंने कन्विंस कर लिया था कि बीबी पार्टियां ऐसे नहीं चलती, इसके लिए पैसा चाहिए, और माफ़ कीजिएगा वो कन्विंस हो गई थी। जो ये स्विस केसेस के अंदर वो भी उनके भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब चली गई हैं, तो हमारे कल्चर में बात नहीं की जाती है। तो ये अब की जो पार्टी है इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, ये आसिफ जरदारी साहब की पार्टी है। इसको पीपल्स पार्टी कह के उन बेचारे लोगों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 3 दिन के बाद जरदारी साहब तो आ रहे हैं क्लासेस। एक तो ये जानेंगे आपसे कि एडी ख्वाजा जो हैं उनकी जबरी रुखसत के पीछे वजह क्या, और बाकी आमिर साहब ने जो व्यू दिया आप क्या उससे एग्री करेंगे? एक तो ये बता दें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ मजीद कल मैं मजीद शेयर करूँगा। जरदारी साहब जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस आ रहे हैं, इसकी अंदरूनी कहानी कल मजीद तफसील के साथ बताऊँगा। आज सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, तय ये हुआ है कि वो कुछ दिन के लिए आएंगे और वापस चले जाएंगे। कुछ दिन के लिए? जी, एक उनकी वो कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर थी कि लोग ये ना समझें कि मैं नहीं आ रहा। तो जरदारी साहब आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, और फिर शायद एक लंबे अरसे तक दोबारा इसी तरीके से गायब रहें। ट्रक वगैरह ईंटें शीटें मिल रहे थे, ढूंढ रहे थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो इम्प्रेशन है कि शायद ये लिंक था विद उस जनरल रहील के रिटायरमेंट के साथ, ये बड़ा खतरनाक इदारे की सोच नहीं थी। राहील शरीफ साहब का कोई जाती था। सो इट्स वेरी, मेरा ख्याल है एक आने वाले दिनों में देखना होगा इस पर क्या रिएक्शन किस साइड से क्या आता है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। एक चीज़। दूसरा, जो जरदारी साहब ने आज जो एडी ख्वाजा साहब के साथ किया, जो मेरी कुछ पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, आपको पता है हम हमेशा अच्छे ईमानदार अफसर के साथ खड़े होते हैं। और मैं आज बता दूं लोगों को, शायद यकीन ना करें, तारिक खोसा का मैं कितनी दफ़ा नाम लेता हूं। मैं मेरी तारिक खोसा से एक फॉर्मल मुलाकात भी नहीं है। एक दफ़ा वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में वो बैठे हुए थे, वहाँ पे वो एक कमेटी को ब्रीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको सुना था कुछ फासले पे। मेरी आज तक उनसे कोई ज़ाती मुलाकात नहीं है। लेकिन आपको अच्छे अफसरान को हमेशा, आपका ज़ाती तल्लुक हो ना हो, जानते हो ना जाऊँ, उनके अच्छे एक्ट्स के लिए स्टैंड करना चाहिए। द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग। एडी ख्वाजा साहब की भी पुलिस के डिपार्टमेंट में बड़ी इज्जत है सर। आपको याद होगा शारिक कमाल सदीकी के साथ जो कुछ किया गया था बाबल नगर में, हमने उनके साथ खड़े हुए, और उनकी वजह, शारिक की वजह से, उनकी तारीफ करने पे 2-4 मेरे बड़े ज़ाती, अब कह सकते अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, उनसे दोस्तें भी ख़राब हुई। मैं कि हो जाएं, अच्छा अफसर है, ईमानदार अफसर है, ये हमारा काम है, वी हैव टू सपोर्ट हिम, उनको सपोर्ट देनी चाहिए। हालांकि बड़ी बात है कि सिंध में 2-3 साल कोई गुजार जाए उस हुकूमत का, उस फिर भी ईमानदारी रखी जाए, बड़ी बात है। इससे पहले यहाँ पे आपको याद हो इकबाल महमूद साहब थे, जुलाई 2014 में उनको हटाया गया था। जोर क्या था?
यार इन लोगों का पेट नहीं भरते। जैसे वो हदीस पाक है ना कि जाके आपको कब्र की बट्टी मुंह भर सकती है इंसान की उसका हिर्स का। 8 अरब रुपए के डील कर रहे थे, वेपन्स ले रहे थे वहाँ से उससे साइबेरिया से। उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। उसने कहा जी मैं आपके कहने पे इतनी महंगी डील नहीं करता। उसमें खांचे थे। इन्होंने इकबाल महमूद को हटाया। एडी ख्वाजा साहब के अंदर की खबर ये निकली है सर कि क्योंकि जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, इनके बड़े सारे करीबी दोस्तों के भी हैं, पुलिस को यूज़ किया जा रहा था कि आप वहाँ किसानों को हरास करके उनके ज़रिए शुगर मिल के गन्ना जो है ना वो जरदारी साहब और उनके दोस्तों के लिए आप उनको कहें, उनको मजबूर करें। और ये आर्डर जो हैं जो SSP थे जिस ज़िले के, उनको बराह रास्त दिए गए थे कि आप ये काम करें। उन्होंने वो काम शुरू कर दिया था, जिस पे जब एडी ख्वाजा साहब को पता चला, इन्होंने उसको, वो जो SSP साहब थे उनकी इन्होंने थोड़ी गोशमाली की कि ये आपका काम है कि आप जाए शुगर मिल मालकान के लिए आप इस तरह किसानों को हरास करें, ज़्यादा करें। तो जिनका नाम लेते रहते होते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, जो इनके फ्रंट मैन भी हैं, जिसका वो जो उनका खरगोश है उनके अपने, अब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने भी अपनी वीडियो में इतराफ़ किया था, फ्रंट मैन जो हैं जो शुगर मिलों में भी पार्टनर हैं, उन्होंने इनको फ़ोन किया इन एडी ख्वाजा साहब को, और ख़ासी इनको बड़ी शदीद उन्होंने इन पर तनकीद की। जैसे होता है कुछ अगर नरम गरम हुआ तो ख्वाजा साहब जो है, पुलिस ज़रा मुझे ये बता रहे हैं, ख्वाजा साहब ने भी उसी ही उनको टोन में जवाब दिया कि आप कौन होते मेरे ऊपर ये रोब दबदबा जानने वाले। उन्होंने कहा जनाब तो फिर आप नहीं रहें क्यों? फेयर इनफ, ईमानदार आदमी अगर माल कमा रहा हो ना तो फिर इनके पाँव पड़े ना। और वैसे इस तरह के ईमानदार लोगों को पंजाब पुलिस से भी सीखना चाहिए कि कैसे आपने पाँव पकड़ के नौकरियां करनी होती है, नौकरियां बचानी होती हैं। सो जरदारी साहब, उसके बाद दुबई से हुक्म आया सर कि इनको हटाया जाए, उनको हटा दिया जाए। लेकिन एक बात बता दूं सर, जो बात मैं चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में कहता हूँ, शारिक सदीकी को हम आज भी याद कर रहे हैं सर, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। शुएब सटल के भी ना उसमें तारीफ़ की जाती है सर, मोहम्मद अली नेकोकारा की जाती है, आफ्ताब चीमा की जाती है। और अब हम उस लिस्ट में एडी ख्वाजा साहब को ले जाएं। इकबाल महमूद का हम जिक्र कर रहे हैं, तारिक खोसे का जिक्र करते रहते हैं। सर ये इक़्तिदार एक आनी जानी चीज़ होते है। यू हैव टू अर्न द, उसमें कहते हैं कमांड द रिस्पेक्ट, ये कमांड करनी पड़ती है। अब मैं एडी ख्वाजा साहब को नहीं मिला, बट ही हैज़ डन समथिंग गुड, सो वी आर प्राउड ऑफ हिम। उन जैसे पुलिस ऑफिसर बहुत कम है। शारिक कमाल सदीकी ने बाबरनगर में उसने डिफाई कर दिया, उसने कहा सुबह बदर कर दिया जी, मुझे कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चौधरी निसार अली खान साहब भी ये कर सकते थे, 6 महीने रह गए थे यार। आप कहते हैं जनाब की रिपोर्ट पे मुझे एतराज़ात हैं, लेकिन ये मैं अपना आके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। खैर एनीवे ये उनका अपना ज़ाती फैसला है। और उन्होंने किसी के जरिए कहलवाया भी है कि जनाब के किसी के ख्वाहिशात पे मैं इस्तीफ़ा नहीं देता। ओ भाई साहब, हमने कोई आपकी जगह, मैंने और आमिर मतीन ने जाके वज़ीर दाखिला लगना है कि आप हमारी ख्वाहिशात पे, आपकी ख्वाहिश तो उनको प्राइम मिनिस्टर तक की थी। मेरी तो ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर सर, मैं लास्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं लास्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर, जो अमूमन जर्नलिस्ट को नहीं देनी चाहिए। चौधरी निसार अली खान इस मूवमेंट को सीज करते, इसको पकड़ते और इस्तीफा देते ऑन हाई मॉरल ग्राउंड। सर ये आराम से इस मुल्क या बता दें कि ये जो नहीं कर पा रहे वो लोगों की वजह से, फाइनेंस मिनिस्ट्री फलाने ISI जो अपनी वजह है सर। मैं सर ये कह रहा हूँ, अगर ये मूवमेंट सीज कर लेते ना सर, जैसे डिगाल जो है 1946 में उसने इस्तीफा दे दिया था फ्रांस के सदर से कि ये वीक होता है, मैं नहीं रखना चाहता। 10 साल बाद वो ताकतवर सदर बनकर लौटे। अगर ये इस वक्त रिजाइन करते सर, तो चौधरी साहब जो है ना इस मुल्क के लिए बहुत बड़े आने वाले दिनों में ये एक रोल अदा कर सकते थे। तो बनता है सब चाहते तो चौधरी साहब ये तारीखी लम्हा बना सकते थे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।